तो हो। आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। तुम जो आए हो तो दरो दीवार हैं और कितनी हसीन मेरी हर शाम हुई जाती है। आज की इस शाम हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? शाह साहब, ये मुझे बताइए, आलमी अदालत इंसाफ में अभी जो कुछ भी हुआ, आप उसमें पाकिस्तान लीगल टीम की हार देखते हैं, हुकूमत पाकिस्तान की, या ख़ुद आलमी अदालत इंसाफ की, जिसके दोहरे मयारात जो हैं वो ख़ुद एक्सपोज हो गए हैं पूरी दुनिया पर? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। दोहरा मेयार तो है ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। अगर मेरिट होती तो ये केस चलता ही नहीं। ये बात तो बड़ी क्लियर है, वाज़ेह है। जहाँ तक मैंने 12 हर जगह पे ये बातें की है, कुलभूषण जाधव को जब पकड़ा गया तो आसानी से नहीं पकड़ा गया। हमारी अफवाज पाकिस्तान ने बड़े अपने जान पे खेल के अपने नेटवर्क के थ्रू उसको कैच किया। उसके पकड़ने के बाद बलूचिस्तान में 80% पीस आ गया। मैं अपने फौज को अप्रिशिएट करता हूँ एज ए पॉलिटिशियन, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की। मगर जब हमें उन लोगों ने पकड़ के दिया तो उसी दरमियान मियां नवाज शरीफ यूएन गए और हमने यहाँ से कहा भी कि यूएन में इस इशू को उठाया जाए और हिंदुस्तान को एक्सपोज किया जाए कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ क्या क्या करता है, किस किस्म के प्लान्स करता है, किस तरीके से उनकी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के खिलाफ साजिशें कर रहा है। और हिंदुस्तान दुनिया को हर जगह पे बावर करवाता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात में, जैसे आपने देखा कि वो बॉम्बे का स्कैंडल जो हुआ आपका, जिस तरीके से जो पाकिस्तान के किसी तरह पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, जिस तरीके से उन लोगों ने एक्सप्लॉइट किया उसको। लेकिन सर, यहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट वाज़े मौजूद थी, उसके बावजूद जो हैंडलिंग है मैं उससे मुतमईन है? बात कर रहा हूँ ना, मैं वही बात कर रहा हूँ जी। तो किस तरीके से उन लोगों ने हमें दुनिया में एक्सपोज करने की कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, हर जगह पे, फॉरेन डिप्लोमेटिक चैनल्स, यूएन, हर जगह पे ले गए। हमने कहा कि ये इस चीज़ को उठाओ, मगर नवाज शरीफ ने अपनी 25-30 मिनट की स्पीच में कहीं एक मरतबा भी उसका नाम नहीं लिया और नहीं इंडिया को कंडेम किया। उसके बाद उनके फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्पीच की वो भी रिकॉर्ड पे है। जब आपको ये इल्म है, ये एक्सपीरियंस होते हैं पॉलिटिक्स के, तो मियां नवाज शरीफ माशाल्लाह तीसरी बार वज़ीर आज़म बन रहे हैं। जब आपको अपनी जो चैनल है, जो आपका फॉरेन ऑफिस है, वो ये नहीं बता सकता कि जनाब आप प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे तो सबसे पहले आप आएंगे। इंडिया ने जानबूझ के अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया कि पाकिस्तान जो मौक़िफ़ ले उसके ऊपर इंडिया बोले। ये छोटे से टिप्स होते हैं। मैं फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं रहा हूँ, मगर गवर्नमेंट में रहा हूँ। हमने उन लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाने थे हम पे लगाए, बावजूद जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था हम उसको एक्सपोज नहीं कर सके। अगर हिंदुस्तान के हाथ पाकिस्तान का ऐसा सर्विंग ऑफिसर लग जाता तो हम कहते हैं कि यूएन के अंदर कटहरे में एक पिंजरा बनाते, उसमें उसको खड़ा करते और यूएन के जितने डेलीगेट्स होते, सरबराहान होते, उनको दिखाते कि ये पाकिस्तान है, मगर हमने उसका नाम नहीं लिया। बड़ी आइडियलिस्टिक बात है सर। इसी हवाले से आपका एक बयान मेरे सामने है। आप फरमाते हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी सज्जन जिंदाल और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। बहुत सख्त बयान नहीं है सर? देखिए, मैंने ये जो आपके अल्फाज है शायद ऐसे न हो, मैं फिर उसकी वजाहत कर रहा हूँ। मैंने ये ज़रूर कहा है और कहूँगा कि
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ किसी पार्टी का लीडर ज़रूर होगा, मगर इस वक्त पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। वो उसका एक एक लफ्ज़ निकला हुआ, एक एक मोमेंट वो पाकिस्तान की मुल्क की अमानत होती है। उसका पास, आपको याद होगा कि 98 में वाजपेयी आए थे पाकिस्तान बस डिप्लोमेसी के सिलसिले में, उधर भी इख्तलाफात पैदा हुए थे, याद होगा, और आर्मी के चीफ उस वक्त उसको मिलने भी नहीं गए थे। इस मरतबा नरेंद्र मोदी स्पेशली अफगानिस्तान से मियाँ साहब के बच्चों की मगनियों में शरीक होने आए, जबकि ये हिस्ट्री है मियाँ साहब की कि अपनी दावतों शादियों की दावत में किसी को नहीं बुलाते, न किसी सियासतदान को, न किसी उनको दावत दी। स्पेशल रिलेशंस होंगे, मैं समझता हूँ होंगे, मगर मुल्क की सावरंटी, स्टेट की सावरंटी से ऊपर नहीं होता। सर माजी में थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूँ, क़त्ल कलामी माफ, वक्त की ज़रा थोड़ी सी कैद। आसिफ अली ज़रदारी साहब जब सदर थे इंडिया के दौरे पर तशरीफ़ ले गए, कश्मीरी जद्दोजहद और हुर्रियत पसंदों से मुताल्लिक़ एक बहुत ही काबिल एतराज़ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। कश्मीरी सुलग गए थे। उस वक्त उन्होंने ये फरमाया था, PPP co-chairman Asif Ali Zardari told an Indian television channel that relations between India and Pakistan should not be held hostage to the Kashmir issue. Mr. Zardari angered Kashmiris when he said the two countries could wait so that future generations resolve the dispute in an independent atmosphere of trust. Zardari is ready to sell us to India like chickens, said 25 years old and student. ये सिर्फ एक स्टूडेंट का कोट है जो मैंने आपको सुनाया। अगर आप कहें तो मैं आपको शब्बीर शाह साहब की बात भी सुना देता हूँ। इट लुक्स लाइक PPP इज बैकिंग आउट, बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू इस्लामाबाद, with or without the support of Pakistan, our freedom struggle will reach its logical end, said Shabbir Ahmad Shah, a senior हुर्रियत leader. उस वक्त जायज था, अब क्यों नहीं? अहमद शाह हुर्रियत लीडर ने वो बात इंडियन मीडिया के थ्रू सुनी जी, पाकिस्तान मीडिया में ये नहीं आया। सर ये डॉन की खबर मेरे सामने, वो उसके रेफरेंस से दी है, हमें पता है उसका। उसके बाद इमीडिएटली उसको तरदीद की। और देखिए बात सुने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्टोरिक कश्मीर इशू पे बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रखती है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, या यूसुफ रज़ा गिलानी हो, या लेकिन आपके मुखालफिन तनकीद ये भी करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में जब राजीव गांधी की आमद हुई थी इस्लामाबाद में, तो कश्मीर हाउस तक पर से बोर्ड उतार दिए गए थे। देखिए मैं उसमें चलो थोड़ी देर के लिए तरदीद नहीं करता, मैं तरदीद नहीं करता थोड़ी देर के लिए। कश्मीर हाउस से बोर्ड उतारने का कोई जवाब नहीं बनता। पहली बात सुन ले मेरी बात, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? जहां से उनका गुजर था वो कश्मीर हाउस है ही नहीं। इस हवाले से तमाम खबरें गलत थी, बेबुनियाद। उसे तरदीद की गई और फिर उस वक्त PTV ने दिखाया कि यहाँ तो बलोचिस्तान हाउस है, खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त NWFP सरहद के नाम से था, वो था, उसके आगे सिंध हाउस है, उसके आगे पंजाब हाउस है। कश्मीर हाउस तो कम से कम उस एरिया से जहाँ से वो गुजरना था, जहाँ से जाए थे, रहे थे, वहाँ तो नज़दीक क्या, कम से कम 1 किलोमीटर दूर और भी साइड में है। इस हवाले से काफ़ी सारे साफियों की रोज़ी भी लगी हुई थी। मैंने खुद उस वक्त टीवी के सामने बैठ करके बड़ा एंजॉय किया था। पीपल्स पार्टी की काफ़ी खिंचाई हुआ करती थी, मैं उस वक्त तालिब इल्म था। सब खिंचाई तो झूठ, मैं कह रहा हूँ ना, हमने काफ़ी मरतबा बोला, अब जवाब नहीं आता। चलें आगे बढ़ते हैं। सर आपने कौमी असम्बली में सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पर कमीशन की तश्कील का मुतालबा करते हुए फरमाया, लाहौर चिड़ियाघर में हथनी के मरने पर कमीशन बन सकता है, तो 144 मासूम बच्चों की शहादत पर क्यों नहीं? सर कमीशन हमने हमीदुर रहमान भी बनाया था, एबटाबाद वाक़े का भी बनाया था। कमीशन बनाते हैं और फिर इस कमीशन में से कोई कमीशन ले आता है। अल्लाह खैर सल्ला। पहले तो मैं पहली बात को कंप्लीट करूं। पहला तो ये जब मैंने कहा नरेंद्र मोदी का, उसके बाद जो मेरा सेकंड ट्रांच था
کہ سرجن جندال پاکستان آئے اچانک اسپیشل ویزا پہ آئے، مگر اس کو مری کا ویزا نہیں تھا، وہ مری چلے گئے۔ ملک کے پرائم منسٹر سے اس کا دوست ملنے آتا ہے، وائی ناٹ ان اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس، وائی in a secret place in a Murray, in a special personal residence? Why? In secret meeting, no MS، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تو ہر چیز لگی ہوئی ہے نا، MS بیٹھے ہیں، ADC بیٹھے فوج کے، وہ تو فوج کے وفادار ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے ڈیوٹی ہے ان کی، مگر جہاں اپنا کلیش ہوگا اسٹیٹ کا، اور فوج اسٹیٹ کے لیے بات سنبھالتی ہے، سیکورٹی سنبھالتی ہے، تو اس کا ڈر ہوتا ہے نا۔ نہ وہاں ADC تھا، نہ ان کے 2 ADC ہوتے ہیں وہ تھے، نہ MS تھا، یہی وجہ تھی نا۔ باقی بھی چیزیں ہوں گی، جانا ہے وانا ہے، ویٹرز ہیں اور چیزیں، وہاں پرسنل اسٹاف تھا، وہاں باتیں ہوئیں، 2-2.5 گھنٹے کھانے کھائے گئے۔ میں نے سوال پوچھا تھا، میں نے مطالبہ کیا تھا لیڈر آف اپوزیشن، جو میرا حق پہنچتا ہے، کہ یہ اسٹیٹ کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ایک بندہ انڈیا سے آیا ہے، میں کوئی مجھ سے انڈیا کا بندہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن رکھنے والا مجھ سے آ کے سیکرٹ مل لے تو قوم کو کیوں نہیں شک ہوگا کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن کیا کر رہا چکے انڈیا کے ساتھ، یقیناً مجھ پہ بوچھاڑ ہوں گے، سوال ہوں گے، تو میں بتا سکتا ہوں نا کہ بھائی یہ میری بات ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ بتا دیں آ کے آپ کو کیا باتیں ہوئی ہیں، وہ نہیں بتائی گئی۔ ٹھیک، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ ہماری فوج نے جتنی جفاکشی کے بعد ان کو پکڑا، ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد ICG آ گیا، انٹرنیشنل کورٹ آف لا، ادھر ہماری حکومت کی بالکل بے حسی، اور وہاں پہ ہم نے نہ اٹارنی جنرل کو بھیجا، اپنے کیسز کے لیے، اپنے ذاتی کیسز کے لیے بڑے بڑے وکیل بنائے گئے، بدلے گئے، یہ لاؤ وہ لاؤ، 3 کروڑ ان کو پیمنٹ دی گئی اپنے کیسز کے لیے، ذات کے لیے۔ جب اسٹیٹ کا ایشو آ جائے پرائم منسٹر کے سامنے تو اس کے لیے وکیل نہیں ہوتا۔ قومی مفادات کو ترجیح ہونی چاہیے۔ ناظرین، اسی ایک نقطے پر وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے خورشید شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، میرا سوال وہی ہے، قومی اسمبلی میں سانحہ آرمی پبلک اسکول پر کمیشن بنانے کا مطالبہ، لاہور چڑیا گھر میں ہتھنی کے مرنے پر کمیشن بن سکتا ہے تو 144 معصوم بچوں کی شہادت پر نہیں۔ ایبٹ آباد واقعہ ہو یا مشرقی پاکستان کا سانحہ، کمیشن ہر جگہ بنا، ہر چیز پہ بنا، ہر واقعے پہ بنا، اس کے بعد پھر کمیشن، اور اس میں سے کوئی کمیشن لے کر کے نکل جاتا ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ آپ کو پتہ ہے حمود الرحمان جب کمیشن بنی تھی تو آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ جی سر، ایسا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر آج کل ہسٹری کو دیکھ کے آدمی پاسٹ کو پہنچ جاتا ہے جی، کیا سچویشن ہوگی۔ حمود الرحمان کمیشن ایک بہت اہم واقعے کے اوپر بنا تھا، جو پاکستان 2 لخت ہوا تھا، تو کمیشن تو بنانا تھا کہ پاکستان کیسے ٹوٹا۔ ٹھیک، اب کمیشن نہیں بنتی تو اس وقت کا لیڈر آج کا مجرم ہوتا۔ کمیشن بنا، کمیشن نے اپنا بک بنایا، رپورٹ تیار کی، پرائم منسٹر کو دی، اور جو کمیشن رپورٹ آج آپ کے پاس پیس میل میں آ رہی ہے، اس وقت میں آپ چلے جاؤ جب ایک پاکستان ہمارے مسلمانوں نے اپنے خون کی لکیروں سے اس کی سرحدیں کھینچی، گھر بار چھوڑا، قبرستان چھوڑے، جائیداد چھوڑے، رشتہ داروں کو شہید کروایا، والدین شہید ہوئے، اس سینارے میں جائیں کہ ایک ملک بنا، اور ہم اپنی غلطیوں سے اس ملک کو آدھا کر دیا۔ اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آنی چاہیے؟ جب وہ کمیشن بنا تو اس میں ساری چیزیں واضح ہو گئی، ایک ایک وہاں کے جو لوگ گئے تھے ان کی رپورٹیں آئی، ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئے۔ اس وقت جب لوگوں کے
आंखों से खून निकल रहा था पाकिस्तान टूटने से, मुल्क की 90,000 फौज हिंदुस्तान के कब्ज़े में थी, मुल्क की 5,000 मुरब्बा मील ज़मीन हिंदुस्तान के पास थी, उस वक्त कमीशन की रिपोर्ट आती। सबसे छोटी बात कर रहा हूँ, आपके कैदी वापस होते नहीं होते, कहते भाई ये स्टेटमेंट पढ़ लो। इनके मुल्क पाकिस्तान के समुद्र में जो आज आपके सामने पड़ी हुई है, आपको अपनी ज़मीन मिलती, वो कहते देखो जो रिपोर्ट है इस पे देखो, क्या क्यों हम पाकिस्तान से बात करें, आगे हिंदुस्तान था, क्या अवाम बाहर निकल के खून खराबा नहीं करते। हमारी वो फौज जो है, जो उसमें जहाँ लड़ रही थी, जो शहादतें ली, लड़ाई की, उनके ऊपर क्या शौर था। मुल्क की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है अगर आज आप पढ़ लेते उसको डिटेल से, और पढ़ी है आपने देखा होगा। तो इस वजह से उस वक्त वो चीज़ नहीं आई। वो भी ठीक था, एबटाबाद पे भी कमीशन बना, उसके बाद एबटाबाद की कमीशन हमने बनाया। जस्टिस, आपकी बात किस हद तक ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल नंबर 2 पोजीशन पे था, उसने बनाई है, वो रिकॉर्ड पे पड़ी है। हमने मुतालबा भी किया कि इसको बाहर करो, हमने किया है मुतालबा। मगर इस मुल्क में कमीशनों के हाथ, जब सुप्रीम कोर्ट खुद बना लेती है कमीशन और उनकी रिपोर्ट आती है, तो हम हुक्मरान नाराज हो जाते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। एक ही कमीशन की रिपोर्ट आई, जो वो ही बनाई भी थी, तो रिपोर्ट भी उनको पेश करनी थी, हुकूमत के हाथ में नहीं आनी थी, हुकूमत को देनी नहीं थी ये ले ले, मगर उनको खुद की थी। तो उसका जो हमने आंचा पाचा कर दिया, उस जज का आंचा पाचा कर दिया। तो मैंने ये जो मुतालबा किया है, कम से कम अब दूसरी, आप शायद भूल गए, मॉडल टाउन पे भी एक कमीशन बना, उसका क्या हाल है। आप कुछ बातें तो सच बोले ना, आप हम पे हमला करते हैं। नहीं सर, मैं हमला नहीं कर रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने ये सवाल ये उठाया है कि देखिए, हमने 144 बच्चे शहीद हुए, मैंने और आपने मिल के कहा कि इन बच्चों की शहादतों ने हमें एक कर दिया है, कहा ना हमने? जी बिल्कुल। और हम एक भी हो गए। इन बच्चों की शहादत ने पीपल्स पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसने जमहूरियत के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी ना, भुट्टो भी चला गया, बेनज़ीर भी चला गया, जमहूरियत के लिए गए, इक़्तिदार के लिए तो नहीं गए ना। इक़्तिदार की बात होती, वो कहते माफ़ी दे दो, मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, मुझे जान बख्शो। बीबी कहती कि मैं दुबई बैठ जाता हूँ, वज़ीर आज़म बनाओ। ये तो अभी सामने की रिसेंट हिस्ट्री है ना जी। तो हमने, उस पार्टी ने कहा कि ठीक है, इसके लिए आप मिलिट्री कोर्ट में बनाओ, हमें एतराज़ नहीं है। आसिफ अली जरदारी ने जब सब इसके खिलाफ हो गए, तो कहा ये इख्तियार दे दो, मैं तैयार हूँ, अगर उसके लिए मुझे अगली इलेक्शन हारनी भी पड़ी तो मैं हार जाऊँगा। उस पर एक वज़ीर साहब है जो ज़्यादा बोलते हैं कभी कभी, उसने एक पर्ची लिखी, पूछ लेना ओथ पे, उससे कहा कि मैं आपको सलूट करता हूँ, आपके जज्बे और आपके साथ रज़ाई साहब, कि आपने आज इस कौम का मॉरल ऊपर कर दिया है। सर आगे चलते हैं। तो ऐसे हालात में जब कौम को वो बच्चे यकजा कर दे, तो उनके कातिलों का तो पता पड़ जाए ना, और जब उनके कातिल भी पकड़े जाए तो उनको पकड़ के ले तो आओ ना। ठीक है सर, कुछ कताल की बात मजीद होगी। रुख की लेते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल से थर का सहरा हर साल सैकड़ों मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को तवातुर से निगल रहा है। अब ये रस्म सी पड़ गई है। ये वो मासूम बच्चे हैं जो जमहूरियत और आमरीत का फ़र्क भी नहीं जानते, जिन्हें एक डिक्टेटर और एक सिविलियन हुक्मरान का फ़र्क नहीं मालूम। आपके ख्याल में वज़ीर आला सिंध अगर थर में मोरों की मौत पर नोटिस ले सकते हैं, सूरत हाल का रिपोर्ट तलब कर सकते हैं, तो इधर ज़िंदा जीते जागते इंसान के बच्चों की अमवात जो हर साल तवातुर से हो रही हैं, वज़ीर आला सिंध को ख्वाब गफलत से जगाने में नाकाम क्यों रहती है? हर साल यही सवाल पूछा जा रहा है। मैं कम से कम पिछले 3 सालों से ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं उसका जवाब तो आपको दूंगा, और मैं
प्रोटेक्ट भी नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा नहीं जी ऐसी बात नहीं है, मगर एक अपील आप सबसे कहूँगा, अपील जी सर, कि खुदा के वास्ते आप थर में ज़रा खुद भी जाए, चेंज को देखें जो 70 साल है और आज थर है उसमें देखें हम चेंज जब तक वहाँ एक हिस्टोरिक एक सिस्टम है वहाँ का, उनकी रहन कहन ज़िंदगी एक तारीखी चीज़ है, वो अपने थर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बरसात पड़ती है वापस चले जाए, बरसात नहीं पड़ती वो उधर आते हैं। उनका खाना अपना महदूद किस्म का खाना है क्योंकि गुर्बत है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी हो या कोई भी गंदम भी खरीद देती है, हर चीज़ खरीद देती है कि खाओ। कुछ हद तक लोग गंदम बेच के अपना और चीज़ें भी बकरियां ले आते हैं कि चलो इसका दूध मिलेगा। एक तो आपको जाना चाहिए था खुद भी, क्योंकि इस्लामाबाद से हमने जर्नलिस्ट भेजे थे, उन्होंने कहा सच सच तो आके बताओ, हम भी जाते हैं। ठीक है रेगिस्तान है, इंडिया की तरफ भी यही रेगिस्तान है, वहाँ भी यही हो रहा है, मगर हमारी मीडिया इंडिया से शायद तेज़ है। एक बच्चा भी मरता है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, मानता हूँ, रियासत के हेड की जिम्मेदारी है, चाहे वो लाहौर के अस्पतालों में मर जाए, जाहिर है, चाहे वो थर में मर जाए। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लाहौर के बच्चों मौत होते हैं, एक तीन लाहौर में हो या थर में। मैं ये नहीं करता कि लाहौर जैसे शहर में डेथ ऑफ रेशो जो है बच्चों का ज़्यादा है, नहीं, यहाँ क्यों, वहाँ हो यहाँ क्यों है, नहीं होना चाहिए। वहाँ पे मेडिकली कुछ ऐसी चीज़ें भी की गई है जिसको शायद वहाँ के लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं खातून भी बैठी है और मीडिया भी देखेगी, कुछ वजूहात है, उसका प्रॉब्लम है। एक, बच्चे वहाँ अंडरवेट पैदा होते हैं गुर्बत की वजह से, बच्चे 2.5 पाउंड 3.25 पाउंड का बच्चा पैदा होता है, वो इसलिए कि माएँ कमज़ोर होती है, गुर्बत होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम वहाँ आ रही है। ये सब कुछ है सर। मुझे ब्रेक के लिए जाना है सर। वन लाइन में मुझे ये बताइए, स्टेट की जिम्मेदारी में कहीं आप फेलियर भी पाते हैं, हुक्मरानों की कमी भी कहीं ना कहीं मौजूद है? देखें ये एक सिस्टम है, ये आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा, ठीक होता जाएगा। मैं छोटी सी, फिर आप ब्रेक बाद आए इसको कंटिन्यू करें, मैं आपकी इस चीज़ में रुकावट नहीं बनूंगा, मैं इसको फिर ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू होकर आपको बताऊंगा। राइट नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद शाह साहब। जी सर, आप थर के बारे में कोई वजाहत बता रहे थे? देखिए, मैं इनका एक इलाज है, जब तक उन लोगों को रोज़गार के मौके पैदा नहीं किए जाएंगे, उनका रहना जीना बकरियों और माल और इन पे होगा, और जब तक आप उनको गंदम खैरात में देते रहेंगे, उनको पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे, जब तक आप सारे थर के अंदर मीठा पानी सप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप वहाँ पे एग्रीकल्चर को फ़रोग नहीं देंगे, रेगिस्तान की भी एग्रीकल्चर है, इंडिया चाइना में हो रही है, तब तक ये चीज़ें चलेंगी। और ये मुझे खुशी है कहते हुए कि इस हुकूमत ने, मैं समझता हूँ 100% नहीं, 50% नहीं, इतना वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ कि इस फील्ड में 30% उन लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया। 30% मज़ीद भी ये चीज़ हो सकती है। हमने वहाँ पे थर कोल प्रोजेक्ट शुरू किया 2010 में। ये मैं बता रहा हूँ, इसकी बदकिस्मती है कि लोग हमें कहते हैं, लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, या उनको पता नहीं होता। 2010 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थर का
प्रोजेक्ट ओपन किया बड़े ज़ोर शोर से, और वो हमने वहाँ प्लान किया कि कम से कम नहीं कि हमें 2 लाख लोगों को रोज़गार फराहम हो जाएगा, वो मजदूरी में बिजनेस आ जाएगा। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आए 11 बिलियन का, जिसको गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट कहते थे। 3 बिलियन में से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। लेकिन बार बार कहा है, मीटिंग्स में कहा है, जलसों में कहा है, पार्लियामेंट के अंदर कहा है, 10 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर 150 मेगावाट का तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, सिर्फ ड्रिलिंग करते जाना है, गैस पैदा करती जानी है, बिजली पैदा करते जाना है, जनरेटर्स भी आ गए। वो प्रोजेक्ट आज 4 साल है बंद कर दिया फेडरल गवर्नमेंट। सर उस ज्यादती पर भी आएंगे। मेरा अगला सवाल आपसे सर, वक्त की कैद, कता कलामी माफ, 150 मेगावाट बिजली आज अगर आप चाइना की भी लगाएं तो उनके 18 अरब रुपए होते हैं। ये तो 8 अरब दे के आप 150 मेगावाट ले रहे हैं, और साफ सुथरी। चल आगे बढ़। सर अरकान असम्बली की तनख्वाहों में आता हूँ। सिंध में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 100 से 400% इजाफा किया गया। ये खबर मेरे पास मौजूद है, जिसके बाद अब 74,000 वाला MPA अब 2.25 लाख रुपए में पड़ेगा। मैं जिन लोगों की रियायत दिन में 200 रुपये कमाने से कासिर है, वो 2.25 लाख वाला क्या कर लेगा? आवाम की हालत में बेहतरी कैसे आएगी? और कौमी ख़जाने पर इतना लंबा हाथ, आप क्या समझते हैं एक आम आदमी के पेट पे कितना गिरा गुजरेगा? आपके ज़ाती मामलात में तो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। ये आपसे सवाल तो नहीं पूछ सकता कि 200 लोग आपके ये बेचारे 15,000 20,000 पे गुजारा करते हैं, तो आपको मैं सवाल पूछूं आप कितना लेते हैं? मैं आपके अंदरूनी मामलात में नहीं पढ़ूंगा, सॉरी। ये मैं ही कह सकता हूँ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को कहे। बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने अपने ज़माने में आम मुलाजिम की तनख्वाह हालात को देखते हुए, गुर्बत को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, जबकि इतनी महंगाई नहीं थी, बिजली इतनी महंगी नहीं थी, 135% इजाफा किया। शायद आपको पता है या नहीं है? आपका बयान मेरे पास मौजूद है, इसमें ये स्टैटिस्टिक्स मौजूद है। पेंशन की 110% पेंशन बढ़ाई। देखिए, सियासतदान को अगर आप 74,000 पे आप कहते हो कि हमने 1.5 लाख रुपए 2.25 लाख कर दी। आज जजेस की तनख्वाह हमारे ज़माने में 2008 में 4 लाख थी, आज जजेस की तनख्वाह 13 लाख है। एक हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट पेंशन 8 लाख है, और गाड़ी भी 2, घर भी। तो एक पार्लियामेंटेरियन जो सब कुछ छोड़ के कोई काम भी नहीं करता, भाग दौड़ करता है, अगर उनकी तनख्वाह बढ़ जाती है 100%, तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आम आदमी की हालत में इजाफा तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आम हालत बंदों की हालात है, तो मैं इस मैडम की पूछ रहा हूँ तेरी तनख्वाह क्या है, ओथ पे कह दे, और आपकी तनख्वाह क्या है, दूसरे एंकर्स की तनख्वाहें क्या हैं और उनके वर्करों की तनख्वाहें क्या हैं, दूसरे मजदूर जो आपके लिए काम करते हैं, जो 7वां वेज अवार्ड पे मर रहे हैं, उनको आप लेटर देने के लिए भी तैयार नहीं होते। मालकान जिनके आप काम कर रहे हैं, जिनके बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जिनके एडवर्टाइजिंग के लिए आप मेरा टाइम शॉर्ट कर रहे हैं, तो उन पे आप नहीं कहेंगे। वेज अवार्ड गरीब को देने के लिए भी तैयार नहीं है। सर अल्लाह करे गरीब का फिक्र बड़ा है, आप मैंने तो नहीं रोक रखा। आप लोगों को गरीब की 200 का बड़ा फिक्र है, मगर अपने मजदूर का फिक्र नहीं है। सर जरदारी साहब के एक बयान की तरफ आता हूँ मैं। जरदारी साहब ने अपने एक बयान में कहा कि शेर दरिंदा सिफत जानवर है, कमज़ोरों को खा जाता है, सुनामी तबाही फैलाता है। जानना यह था कि किस डॉक्टर या हकीम ने बीमारी से शिफा के लिए तीर मुजर्रब नुस्खा बताया। राना सनाउल्लाह साहब के भी यही अल्फाज हैं, उन्होंने कहा तीर से खाना नहीं खाते। देखे, ये तो अपने शर्म को, हमने कब कहा है कि तीर से हम लोगों को मारेंगे, खा जाएंगे मार के तीर से? कहा है? नहीं। हम तो तीर एक निशान है, एक रास्ते दिखाने का। आप जाते हैं ना कहीं तो एरो नज़र आता है कि ये रास्ता जाएगा खाना काबा, ये रास्ता जाएगा सिरातुल मुस्तकीम, तीर दिखाता है।
وہاں آپ لکیر کیوں نہیں بناتے؟ ایسے ایسے لکیر بنا دیں، یہاں جاؤ پتہ نہیں ہے۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں شیر ہوں اور کبوتروں کو چبا کے کھا جاؤں گا۔ دیکھو ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ تیر کو سجدہ کرو، مسجد لوگوں کو کہا تھا، انسانوں کے لیے فرشتوں کو کہا تھا نا کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کو سجدے کرو۔ تو اشرف المخلوقات حیوانوں کا روپ دھار لے تو یار خدا کو۔ سر اچھا یہ بھی ایک فیشن پڑ گیا ہے، بالکل آخری سوال، یہ بھی ایک سر آخری فیشن سوال ہے، مجھے پلیز تھرو کر لینے دیجیے، دل میں کسک رہ جائے گی۔ نہیں میں کرنا، جی مگر یہ بھی ایک مذاق ہے کہ درندہ بن کے آدمی اپنے آپ کو تالیاں بجواتا ہے۔ سونامی لے کے آئیں گے، سونامی کیا ہے؟ تباہی کا نام ہے نا، تباہی جیسے لفظ کو بھی ہم شان سے تالیاں بجواتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ لفظ استعمال نہیں کرتی۔ رائٹ سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ سر، وقت کی کمی ہے ورنہ بہت سارے سوالات میرے پاس ابھی موجود ہیں، یہ بتائیے سر کہ پیپلز پارٹی بات کرتی ہے غریبوں کی، ابھی غریبوں پہ آپ نے مجھے لیکچر بھی دیا، غریبوں کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اور غریبوں کے جو مسیحا ہیں وہ بڑے بڑے عالیشان بنگلوں میں رہتے ہیں، میڈیا رپورٹس موجود ہیں، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کے آگے پیچھے والے نوکر بلٹ پروف بم پروف گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کی بلیاں ہیلی کاپٹروں کی سیر کرتی ہیں۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں کب وہ دن آئے گا؟ میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، آپ مسکرا رہے ہیں، میں ایک عام سوال کر رہا ہوں کہ کب وہ دن آئے گا جب میں، میری ٹیم کے لوگ جن کی بات آپ کر رہے تھے، اور ایک عام آدمی گاڑیوں میں گھومے گا؟ میں ہیلی کاپٹروں کی بات نہیں کرتا۔ آخری سوال، دیکھیں دنیا میں جہاں بھی جائیں، چائنا جیسا ملک ہے، کامریڈ کنٹری ہے، وہاں بھی دنیا کے اسپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آج اس تیزی کی دنیا میں اگر میں ٹرین سے، میں ہر ہفتے جاتا ہوں سکھر، اگر میں ٹرین میں سفر کروں اسلام آباد سے روڑی تو میرے 12 گھنٹے لگیں گے، 24 گھنٹے لگیں گے، اتر کے پھر 1 گھنٹہ مل کے پھر ٹرین میں سفر کروں، کراچی آؤں، پھر یہاں بیٹھ کے پھر وہاں جاؤں۔ دنیا کے سفر کے ساتھ، دنیا کی تیزی کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر یہ عیب ہے تو پھر آپ کو سوٹ اتارنا چاہیے، مجھے بھی یہ کپڑے اتارنے چاہیے۔ بھائی غربت، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی آج والی مسجد نبوی نہیں تھی، سینٹرل ایئر کنڈیشن نہیں تھی، یا میں جو غلط بات کر رہا ہوں؟ نہیں ٹھیک، مگر حالات ایسی دنیا میں بنے کہ آج میری مسجد نبوی، حرم پاک، دنیا کی خوبصورت جگہوں سے آرام دہ ایئر کنڈیشن، خانہ کعبہ کے اندر آج آپ کے پاؤں نہیں جلتے، ہمارے مقدس ہے، مگر حالات اللہ نے جب دولت دی، پیسہ دیا کہ یہ چیزوں کو بہتر کیا گیا، انہی چیزوں کو بہتر کیا گیا۔ تو یہ ہاں یہ کرو جب آپ کو اللہ دے۔ اللہ نے زکوٰۃ کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ اتنی زکوٰۃ ایک شخص کو دو کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ اللہ کرے وہ دن کبھی آئے۔ ناظرین یہ تھے سید خورشید شاہ صاحب، ان کی باتوں سے، ان کے نقطوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات جس کی داد دینی پڑتی ہے وہ ان کا پیشنس لیول، جس کی وجہ سے شاید یہ آج یہاں تک پہنچے۔ اسی کے ساتھ نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔